हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम इसका जो ये यूनिट है इसका आखिरी चैप्टर देख रहे हैं, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लायर क्या होता है, इनकम डिटर्मिनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये आपके इस यूनिट का आखिरी चैप्टर है। उसके बाद आप सबका इस यूनिट का जो है कोर्स पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती कहाँ है पहले बता देता हूँ। तो सिंपली जहाँ पर एडी जो होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर इक्वल होता है उसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं ड्यूरिंग दी टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के अंदर जहाँ पर एडी इक्वल टू एएस होता है वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। नॉर्मल देखा जाए तो आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन की जब बात की जाती है तो वहां पर टू अप्रोचेज हैं, ठीक है। दो अप्रोच के हिसाब से, एक तो आपका अप्रोच जो है वो है भाई एडी इक्वल टू एएस, एक अप्रोच ये है, और दूसरा अप्रोच जो है एस इक्वल टू आई। इन दो अप्रोचेज से आप सब इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है बताते हैं। तो इन दोनों कंडीशनों से हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे कैसे होता है, और एस इक्वल टू आई जो हो कैसे आया है ये भी हम डिस्कस करेंगे जब एस इक्वल टू आई से हम इक्विलिब्रियम सीखेंगे। तो चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि भाई एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है। एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में जितनी भी टोटल डिमांड है किसी भी गुड्स और सर्विसेज की, जब वो टोटल सप्लाई से इक्वल हो जाती है तो हम उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अभी हम इसको डायग्राम पे भी समझेंगे और इसके लिए जो है शेड्यूल भी बनाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम इसके अजम्पशन देख लेते हैं कि भाई अजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो टू सेक्टर मॉडल होना चाहिए। सबसे पहली बात है टू सेक्टर मॉडल होना चाहिए, क्योंकि आप 12th में टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं। टू सेक्टर मॉडल मतलब एक कंजप्शन और एक इन्वेस्टमेंट, ये टू सेक्टर मॉडल होना चाहिए। क्योंकि जब शेड्यूल बनाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा तो टू सेक्टर मॉडल के बिहाफ पे ही बनाया जाएगा, ना कि 3 या 4 सेक्टर के मॉडल पे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीजें हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि क्या है कि आपके दो इन्वेस्टमेंट होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है इसको डिस्कस किया। आपके दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक इंड्यूस होता है और एक ऑटोनोमस होता है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम के साथ रिलेशन रखता है। मतलब कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है या प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है, उसको हम इंड्यूस कहते हैं। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? उसका इनकम के साथ या प्रॉफिट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब फिक्स होता है। तो जब हम शेड्यूल में लेंगे तो इसको बिल्कुल फिक्स इन्वेस्टमेंट लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्राइस लेवल इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट। तो आप सबको प्राइस लेवल भी कांस्टेंट रखना है, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो आप सबके मन में कई सारे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। जैसे भाई क्योंकि प्राइस के कम ज्यादा होने से हमारी डिमांड कम ज्यादा होती है ना, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए ये भी आपको अज्यूम करना है कि जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं होगा। उसके बाद है जो हम पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब लॉन्ग रन की बात की जाती है, वो जो कि आप फ्यूचर में पढ़ेंगे, तो लॉन्ग रन में तो इक्विलिब्रियम करने की जरूरत नहीं होती है। लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है धीरे धीरे अपने आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाती है। तो ये अजम्पशंस थे, ये इसकी डेफिनेशन थी, आप सब इसको देख लें। इसके बाद हम शेड्यूल बनाएंगे और जो है इक्विलिब्रियम देखेंगे कि किस तरह से एक डायग्राम पे, एक कर्व पे जो है इक्विलिब्रियम किया जाता है। तो आप सब इसको देख ले, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल अजम्पशंस हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। तो चलिए आप सब इसको देख लीजिए। उसके बाद हम जरा शेड्यूल, वैसे भी मैंने पहले शेड्यूल आप सबको बताया है कि जिन बच्चों ने पीछे की वीडियो देखी होगी तो सिंपली मैंने आप सबके लिए ये बताया था कि भाई आप एक ही चीज शेड्यूल याद रखेंगे तो उसी से क्या हो जाएगा, आपके इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो एक शेड्यूल है, उसी को देखिए। सबसे पहले हम y ले लेते हैं। यहां पर y है, ये कंजप्शन है। कंजप्शन में मैंने सेविंग ले लिया, सेविंग नहीं, मैं यहां पर i लिख लेता हूं जिससे आप सबको आसानी हो। देन सेविंग ले लिया। सेविंग मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक ही शेड्यूल बनाऊंगा उस टाइम जो है आई इक्वल टू एस से भी जब हम इक्विलिब्रियम करेंगे तो यही शेड्यूल आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल टू एस से जब शेड्यूल करेंगे, इसलिए मैं सारे वो कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद ये आपका हो गया एडी, ठीक।
तो इतने कंपोनेंट इसके अंदर आ चुके हैं जिससे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना सकते हैं। एडी और आप सब एएस भी लिख सकते हो, पर मैं एएस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वाई इक्वल टू एएस होता है, इसलिए वाई को ही हम एएस मान लेते हैं। लेकिन अगर आप सब चाहो तो एएस भी बना सकते हो। ये मैंने एएस के लिए लाइन खींच दी है, तो सिंपली देखे कि कैसे। सबसे पहले जो हमने लिया था कि भाई इनकम 0 है, 100, 200, 300, 400 और 500, 600 तक ले लेता हूं मैं इनकम। उसका कंजप्शन हमने लिया था 40, 120, 200, 280 और 360, 440 और 520, ये हमने कंजप्शन लिया था। देखो शेड्यूल मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, मैंने पहले ही कहा था, प्रीवियस वीडियो में आप सबसे कहा था कि भाई शेड्यूल एक ही याद रखोगे, उसी से सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए मैंने जब इन्वेस्टमेंट की बात की थी तो इन्वेस्टमेंट भी मैंने लिया था 40 40 40, तो 40 40 ही लेंगे हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। ये 40, ये 40, ये 40, 40, 40, 40 और 40, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए S क्या होता है भाई, S क्या होता है, y माइनस सी इक्वल टू एस होता है। ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा है कि y माइनस सी इक्वल टू एस होता है, ठीक है। तो ये जो कंजप्शन है इसमें से माइनस कर दो y में से, तो s आ जाएगा। तो -40, -20, 0, 20, 40, 60 और ये हो गया 80, ये आपका s आ गया, ठीक। अब AD की बात करें तो AD क्या होता है, C प्लस आई होता है, C प्लस आई AD होता है, तो AD बना लेते हैं C प्लस आई। 80, 160, 240 और 300 नहीं 320 और 400 और 480 और 560, ठीक है। तो ये आ गया। अब AS की बात करें, वैसे AS बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। AS क्या होता है भाई, AS होता है C प्लस एस। भाई y इक्वल टू क्या होता है, C प्लस एस होता है, और हमने बताया था कि भाई y इक्वल टू AS होता है। तो इस तरह से AS क्या हो गया, AS भी हो गया C प्लस एस। तो C और S को प्लस कर दो, ये रहा C और S, तो क्या आ जाएगा AS आ जाएगा। 0, 100, 200, भाई इनको प्लस करोगे ना C और S को, ठीक है। तो ये रहा इसको प्लस करो तो 300, इसको प्लस करोगे तो 400, 500 और 600, तो बिल्कुल देखिए y के बराबर आ गया है ना AS, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि भाई कहां पर इक्विलिब्रियम है। मैंने कहा था इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर AD इक्वल टू AS होता है वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो देखिए AD इक्वल टू AS कहां पर है, AD इक्वल टू AS की जब बात की जा रही है तो देखिए इस कंडीशन पे AD इक्वल टू AS है, तो ये कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, ठीक। इसे कहा जाएगा AD इक्वल टू AS। अच्छा, इससे पहले की कंडीशन देखी जाए, इससे पहले की कंडीशन देखी जाए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कहाँ क्या कंडीशन चल रही है कि भाई जो AD और AS की बात की जाए तो देखिए AD 80 है, यहाँ ये 0 है AS, 160 ये और 240, 200। तो इस तरह से इस कंडीशन में देखो तो AD मोर देन है AS से, ठीक है। इन सारी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो AD जो है मोर देन है AS से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, AD लेस देन हो गया AS से। तो ये तीनों कंडीशन जो है आप सबको बताना होगा कि ये कंडीशन होने पे क्या होता है। ये हम अभी देखेंगे कि अगर AD मोर देन AS होता है तो भाई इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर AD लेस देन AS होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, एक साइड में बना देता हूँ, छोटा ही डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास। अगर मैं इसको रफ कर दूंगा तो आप सबको समझ नहीं आएगा कि क्या है ये। तो देखिए यहाँ पर आप इनकम लिख सकते हैं, ये हो गया इनकम, यहाँ पर AD AS लिख लीजिए, ठीक। सिंपली ये लाइन तो आपकी y की हो गई या AS की हो गई, ठीक है। ये लाइन तो आपकी क्या होगी, y की होगी, AS की हो गई। और उसके बाद यहाँ से आप ये होगी आपकी AD की, ठीक है। इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहेंगे। अच्छा, अगर आप थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि इसमें आई, क्योंकि भाई AD क्या होता है, AD होता है C प्लस आई, ठीक है। AD क्या होता है, AD होता है C प्लस आई। अगर आप इसमें I को भी शो करना चाहते हैं तो देखिए I पहले यूनिट पे क्या है 40 और 40 है, कंजप्शन के बराबर है, ठीक। तो ये हो गया कंजप्शन, ये हो गया I की कंडीशन, ठीक है। इसे कहते हैं I है, बिल्कुल पहले जाएगा ना, फिक्स है, ठीक।
तो ये हो गया आपका डायग्राम इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इस कंडीशन पे क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक, अच्छा अब हमने बात की थी, अच्छा इसमें आप चाहो तो कंजप्शन वाली लाइन भी बना सकते हो, इसमें आप चाहो तो कंजप्शन वाली लाइन भी बना सकते हो। आप इसको जरा एक बार अपने कॉपी में या किसी में भी उतार लीजिए, मैं कंजप्शन के लाइन के साथ भी बता देता हूं। तो देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो देखिए कंजप्शन की लाइन, क्योंकि तीनों चीज बना सकते हो, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप सारी लाइनें बना सकते हो, पर सिंपली 12th क्लास में उतना इनफ था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए ये तो आपका गया है y, या इसको कह दीजिए as। अब ये गया आपका कंजप्शन, ये हो गया C, और ये मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। ठीक, ये हो गया आपका I बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, इसके अलावा इसके बिल्कुल पैरेलल, कंजप्शन के बिल्कुल पैरेलल जो जाएगा वो होगा ADC प्लस I। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पर ये AD इक्वल होगा। तो ये जो E पॉइंट है ये क्या स्टैक कर रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को स्टैक कर रहा है। और हमने इससे पहले पढ़ा था कि भाई जहां पर इनकम और कंजप्शन जो है इक्वल होते हैं उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये जो है ये है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो आप इसको भी बना सकते हो सिंपली, पर 12th क्लास में सिर्फ आपको दो लाइनें ही खींच के दे रखी हैं, y और जो है AD डायरेक्ट दे रखा है। पर अगर आप चाहो शो करने के लिए भाई कंजप्शन को भी शो करना है, इन्वेस्टमेंट भी शो करना है, तो इतनी लाइनें आएगी 2 सेक्टर मॉडल के अंदर भी। ठीक है, जब 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल आ जाता है तो ये डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है भाई, गवर्नमेंट को भी शो करना होता है और जो है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है उसको भी शो करना होता है। तो फिलहाल इतना इनफ है आप सबके लिए। अच्छा, अब मैंने कहा था कि भाई अगर AD मोर देन है AS से तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप सबको 3 चीजें ध्यान रखनी है, इन तीनों चीजों पे इफेक्ट बताना है। आउटपुट पे इफेक्ट बताना है फर्स्ट, या स्टॉक कह सकते हो, इसको स्टॉक भी कह सकते हो। दूसरा प्राइस लेवल पे इफेक्ट बताना है, प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल पे इफेक्ट बताना है। तीसरा आप सबको एम्प्लॉयमेंट इस पे इफेक्ट बताना है, 3 चीजों पे। तो देखिए AD मोर देन है AS से, AD मोर देन है AS से मतलब मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। जब मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि सारे रिसोर्सेज क्या होंगे, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, और क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितनी प्रोडक्शन होनी है उतनी प्रोडक्शन हो रही है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो पाता तो ये मोर देन ही नहीं होता। क्या होता कि जितनी AD की डिमांड होती उतना AS बना देते। ठीक है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही है, जितना प्रोडक्शन होना था उतना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, आपके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और स्टॉक जो होगी डिक्रीज होगी। अगर AD मोर देन है AS से, स्टॉक क्या होगा, डिक्रीज होगी। सिंपली आप सबको पता ही है कि भाई पीछे के जो स्टॉक होंगे मार्केट में वो भी निकाला जाएगा, जिससे क्या हो जाए कि भाई जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो तो प्रॉफिट चाहेगा तो अपने स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा निकालेगा। अच्छा, उसके बाद प्राइस लेवल। अब भाई जब भी डिमांड ज्यादा होती है, सिंपली जब भी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है किसी चीज की, तो प्राइस लेवल क्या होते हैं, हाइक होते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन चल रही है तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर आ जाती है कि अगर AD लेस देन है AS से, AD लेस देन है AS से तो क्या होगा, है तो मतलब कि मार्केट में सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, सिंपली सप्लाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन डिमांड नहीं हो रहा है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले बात तो स्टॉक क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने जाएगा। भाई जब डिमांड ही नहीं हो रही तो जितना प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉक में होना शुरू हो जाएगा, तो स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी बात, प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सिंपल है, तो प्राइस डिक्रीज होगी। और तीसरी बात जो मेन जो पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट वाला, तो अनएम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो जाएगा। अब ये कैसे आना शुरू हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, सिंपल किसी भी फर्म में, तो क्या है कि वहां अब डिमांड होनी बंद हो गई, वहां पर पहले से ही स्टॉक है, तो क्या करेंगे भाई, मेरे से और प्रोडक्शन थोड़ा ना करवाएंगे, और जब मेरे से प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, मेरे से कोई काम ही नहीं करवाएंगे, तो मुझे अपने फर्म में रख के क्या करेंगे, मुझे बाहर निकाल देंगे कि भाई जाओ, अब तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, पहले इतना स्टॉक है, वही जब डिमांड नहीं हो रही, वही सेल आउट नहीं हो रहा है मार्केट में,
तो हम क्या करेंगे, तो मेरा क्या आगे प्रोडक्शन ही नहीं करना है तो हम तुम्हें बैठे बिठाए सैलरी क्यों दे, तो क्या जाएगा, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट आने लग जाएगी, बहुत सारे जो है वर्कर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, ये आपका जो है शेड्यूल है, बिल्कुल सिंपल शेड्यूल है, मैंने बताया कि किस तरह से बनाते हैं, ये उसके इफेक्ट हैं। ठीक है, और ये ई पॉइंट पे जो है आप इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है ई पॉइंट पे शो कर रहा है, और जहां कंजप्शन बराबर होता है किसके, वाई के, वहां ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपकी पूरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आई होप आप सबको इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भाई आई और एस से कैसे इक्विलिब्रियम होता है। सिंपली बिल्कुल उसी तरह से है कि भाई जहां पर आई और एस क्या होंगे, इक्वल होंगे, वहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। मैंने वही शेड्यूल लिख रखा है, बस इसमें एडी और एएस हटा दिया है, बिल्कुल सेम ही चीज है, तो इसलिए आपको बार बार चीजें शेड्यूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही शेड्यूल हर जगह चलेगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये ड्राइव कैसे हुआ है, आई और एस से इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे होती है। देखो हमने क्या सुना था कि भाई एडी इक्वल टू एएस होता है। अब सिंपली एडी क्या होता है, सी प्लस आई होता है, और एएस क्या होता है, सी प्लस एस होता है। ठीक है, अब क्या है, यहां से सी कट जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आई इक्वल टू एस। तो ये कुछ स्पेशल नहीं है, बिल्कुल वही अप्रोच है, एडी इक्वल टू एएस, उसी में से ही आपको आई इक्वल टू एस जो है निकाला गया है कि भाई जहां पर एडी इक्वल टू एएस होगा वहां पर आई इक्वल टू एस अपने आप हो जाएगा, जहां पर जो है टू सेक्टर मॉडल होगा। पहली बात टू सेक्टर मॉडल होगा। दूसरी बात, जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, ऑटोनोमस होगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, तभी ऐसे कंडीशन अप्लाई होगी। अब सिंपली अब देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, और क्या, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द लेवल व्हेन प्लान सेविंग इज इक्वल टू प्लान इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जहां पर प्लान सेविंग जो है प्लान इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, वहां पर क्या है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पाई जाएगी। अब यहां पर देखिए फिर से वही सिंपली कि यहां पर क्या चल रहा है कि आई क्या है, मोर देन है, यहां पर आई जो है वो ज्यादा है एस से, सिंपल। और ये कंडीशन आई इक्वल टू एस है, ये कंडीशन आई इक्वल टू एस है, और यहां पर देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब ये हो गया आपका जो है, ये हो गया आई और ये हो गया एस, तो इसमें क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया कि आई लेस देन हो गया एस से। तो ये तीन कंडीशन यहां पर फिर से वही चीज है जो हमने इससे पहले पढ़ा था। ठीक है, अब सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है। अजम्पशंस बिल्कुल सेम रहेंगे, वही सारे अजम्पशंस हैं, इसलिए अलग से अजम्पशंस नहीं लिखे हैं मैंने। जो हमने एडी इक्वल टू एस में पढ़ा था वही सारे अजम्पशंस यहां पर भी लिखने हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखना है, शेड्यूल आप सबको बनाना है, उसके बाद जो डायग्राम है वो बनाना है। डायग्राम कैसे है, बिल्कुल सिंपल ही डायग्राम है। देखिए हमने आई ऐसे बनाया था, ये हमारा आई है, मान लीजिए यहाँ पर 40 है, और एस हमारा क्या होता है भाई, पहले माइनस में है तो माइनस से जाएगा, ये हो गया आपका एस। ठीक है, तो जहां पर ये काट रहा है इसी कंडीशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो ये होगा आई एस के थ्रू जो है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, जब आई मोर देन है एस से, तो आई मोर देन है एस से मतलब जो इकोनॉमी है उसमें सेविंग कम है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, कंजप्शन ज्यादा हो रही है। तो जब इन्वेस्टमेंट कंजप्शन ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब आप थोड़ा सा इसको एडी और एएस से जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि अगर इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन ज्यादा होती है तो क्या होता है, एडी मोर देन हो जाता है ना एएस से। तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी भाई, एडी मोर देन हो जाएगा एएस से। ठीक है, और जब एडी मोर देन हो जाएगा एएस से तो वही इफेक्ट पड़ेंगे जो इफेक्ट पहले पड़ रहे थे। ठीक है, जो एडी मोर देन एएस से था कि भाई क्या होगा कि भाई डिमांड ज्यादा है तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक जो है इंक्रीज करेगा, स्टॉक जो है इंक्रीज करेगा, प्राइस लेवल भी हाई होगा, प्राइस भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और ये वाली सिचुएशन क्या है, ये वाली सिचुएशन वो सिचुएशन है जहां पर क्या है, जो सेविंग ज्यादा हो रही है, सेविंग ज्यादा हो रही है मतलब जो हाउस होल्ड है वो कंजप्शन ही नहीं कर रहा है। जब सेविंग ज्यादा करेगा वो कंजप्शन नहीं करेगा तो क्या होगा कि एडी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। बिल्कुल वही सिचुएशन है कि भाई एडी कम होने लग जाएगी जब हाउस होल्ड कंजप्शन नहीं कर रहा, वो सेविंग कर रहा है। तो जब सेविंग कर रहा है तो क्या हो रहा है कि ना तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, तो सेविंग कर रहा है, जब सेविंग ज्यादा है तो एडी लेस देन हो जाएगा।
तो वही इफेक्ट पड़ेंगे जो वहां पर पीछे हम पढ़ चुके हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन आने लग जाएगी, ठीक है, और प्राइस लेवल जो है कम होने लग जाएगा और जो स्टॉक जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल वही इफेक्ट है, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल वही चीज है, बिल्कुल ये आप सबके लिए बिल्कुल सिंपल मैंने बना दिया है। और ये आपका आई और एस से जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। आप सब इसको उतार लीजिए, मैं इतने नेक्स्ट पॉइंट देखता हूं आप सबको क्या बताना इस चैप्टर में। तो देखिए अगला टॉपिक आप सबको क्या पढ़ना है भाई, आप सबको पढ़ना है इक्विलिब्रियम लेवल। तो यहाँ 3 टाइप के इक्विलिब्रियम लेवल है, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, एक अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल हो गया और एक ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। तो इन तीनों टाइप को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह होता क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है। तो सिंपली हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वही है कि जहां पर ऐसी कंडीशन हो कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्वल हो, तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखो जरा डेफिनेशन क्या कहता है, इट्स रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर क्या है कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है इक्वल है, तो हम उसको क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, सिंपली आप सबने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा अलग से समझा रहा हूँ क्योंकि बुक में भी अलग से दे रखा है, तो थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। AD AS दे रखा है और ये 45 डिग्री का ही होता है, ये 45 डिग्री का, ठीक है, और ये आपका AD हो गया, AD जहाँ C प्लस I है, ठीक है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। तो इसको भी आप सब देख लीजिए। इसके बाद में जरा जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे आप सबको समझाने में आसानी हो। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिंपली क्या है कि आपके सारे रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नहीं है, उससे पहले ही इक्विलिब्रियम मिल जा रही है, तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। जरा डेफिनेशन देखते हैं, इट्स रेफर टू सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड। तो रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, उससे पहले ही इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जा रही है, इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। अब इसको आप डायग्राम से समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए डायग्राम से बिल्कुल सिंपल क्या है कि भाई ये तो आपका हो गया Y और ये हो गया एक्चुअल डिमांड, ठीक है, इसको कहेंगे एक्चुअल डिमांड, जितना हो रहा है वो डिमांड है AD, ठीक है। तो ये यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जा रही है, ठीक है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें डिमांड थोड़ी ज्यादा चाहिए, ये हो गया AD1, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के लिए हमें डिमांड चाहिए यहां पर, इसे कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए AD1 डिमांड, लेकिन हमें जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पर मिल जा रही है, E पे मिल जा रही है, और जबकि हमें चाहिए E1 पे, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्विलिब्रियम चाहिए हमें E1 पे, इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया Y और यहाँ पर AD AS लिख लीजिए। अगर आप सबको सिंपली नहीं समझ में आया होगा तो इसको हम छोटे से उससे भी एग्जाम्पल ही समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इक्विलिब्रियम शोस 100 AD भी शो है और जो AS है ये भी शो है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जा रही है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए ये जरूरी है कि मार्केट में डिमांड जो है 150 हो, ठीक है, 150 हो, ठीक, 150 पे अगर जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है तो हम इसको क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कहां पर मिल जा रही है, 100 यूनिट पे ही मिल जा रही है, तो इसी को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। मतलब रिसोर्सेज सारे यूज नहीं हो रहे हैं, पहले ही इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। आप सब इसको भी उतार लीजिए। तो देखिए ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, सिंपली क्या है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी डिमांड होनी चाहिए, जिस सिचुएशन पे होना चाहिए उससे ज्यादा डिमांड हो रहा है,
ठीक है, तो उसको हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। जरा इसके वो देख लेते हैं हम डेफिनेशन। इट्स रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होने के बावजूद आगे जो है एडी जो है एएस के इक्वल होता है। इसको सिंपली जो हमने अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देखा था उसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट है। जरा इसका डायग्राम देखते हैं, बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट है, तो आप सबको बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए वाई है और ये जो डिमांड है, ये जो डिमांड है यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी लिख देता हूँ, यहाँ इतने पे फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। ठीक है, इतने पे फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में डिमांड कहाँ हो रही है, ये इस वाली सिचुएशन पे AD1 पे, ये हो गया एक्चुअल डिमांड। ठीक है, ये हो गया आपका एक्चुअल डिमांड E1। ठीक है, तो ये E1 है, ये एक्चुअल में डिमांड हो रही है, जबकि आपको फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर यहीं पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए यहीं पे E पे ही चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो इसे ही कहते हैं हम ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसी कंडीशन को कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनकम लिखेंगे, इनकम एडी एएस। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जरा इनके इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट क्या होता है। वैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल सेम इफेक्ट है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे इक्विलिब्रियम मिल रहा है, एडी इक्वल टू एएस है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो बिल्कुल अच्छी सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मिल जाता है, मतलब तो सिंपल अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सारे रिसोर्सेज क्या हैं, यूज नहीं हो रहे हैं, सारे रिसोर्सेज जो है एम्प्लॉय नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है, और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा कि भाई सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, उसके बाद भी आगे तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस हाइक होंगे, जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो भाई प्रोडक्शन होने की सिचुएशन ही नहीं रह जाएगी। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपके जो है इक्विलिब्रियम लेवल हो गए, जो 3 टाइप के थे। वैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ये अलग अलग सेपरेट जो है आपके बुक में दे रखा था, इसलिए डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर का जो है एक पॉइंट बचा है मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर भी डिस्कस कर लेते हैं, देन इस चैप्टर को जो है यहीं खत्म करेंगे। तो मल्टीप्लायर भी हम डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आप सब इसको जरा देख लेना, मैं जरा मल्टीप्लायर लिख लेता हूँ। तो चलिए मल्टीप्लायर देख लेते हैं। तो सिंपली मल्टीप्लायर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से सिंपल है हमारे इनकम में भी इंक्रीज होगा, ठीक है, या नेशनल इनकम जो है इंक्रीज होगी। तो जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं उसके बदले में हमारा कितना इनकम इंक्रीज हुआ है या कितने गुना इनकम इंक्रीज हुआ है, वही मल्टीप्लायर है। भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, तो जितना इनकम जितने आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है उसके कितना गुना इनकम इंक्रीज हुआ है, यही मल्टीप्लायर है। सिंपली जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं आप सबको कि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आपका 1000 करोड़ था, आपने क्या करा कि उसको 1500 कर दिया, और जब इन्वेस्टमेंट आपका 1000 करोड़ था तो आपकी 2000 इनकम थी। ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट क्या करा, 15 करते ही आपकी 2500 करोड़ जो है वो क्या होगी, इनकम होगी। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेंज कितना आया है, 500, और यहाँ पर भी इनकम में कितना चेंज आया है, 500 का आया है। तो 500 बाई 500 इक्वल टू 1, तो कितने गुना चेंज आया है भाई, 1 गुना। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिंपली इससे आप सबको जो है देखिए आप सबके सामने एक फॉर्मूला भी समझ में आ जाता है, एक फॉर्मूला भी आ जाता है कि भाई हमने क्या करा है, इनकम ऊपर रखा है, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको नीचे रखा है। ठीक है, तो क्या हो गया कि भाई डेल्टा वाई और डेल्टा आई, ये आप सबके सामने एक क्या है, फॉर्मूला भी आता है, और मल्टीप्लाई को हम के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, तो यही मल्टीप्लायर होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपका कितना जो है इनकम जनरेट हुआ है, उन दोनों के रेशो को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लायर कहा जाता है। तो इन दोनों का रेशो कितना आया, 1 आया। अब चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है,
कि भाई मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ इंक्रीज, मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से आपके इनकम में कितनी इंक्रीमेंट हुई है, नेशनल इनकम कितना इंक्रीज हुआ है, उन दोनों के रेशो क्या कहा जाता है, मल्टीप्लायर कहा जाता है। अच्छा, इसको हम डायग्राम पे भी समझ सकते हैं, मैं डायग्राम भी बना देता हूं तो आप सबको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये तो हो गया आपका y और ये हो गया आपका c प्लस आई या AD। ठीक है, आपने क्या करा, सिंपली यहां पर मैं इनकम लिख देता हूं x 0, यहाँ y, ये हो गया AD और ये हो गया AS। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे। ठीक है, ये जब यहां पर कंडीशन थी तो y आपका यहां पर था। ठीक है, आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा, ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करो तो AD बढ़ जाएगा ना, है, आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा तो C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ठीक है, डेल्टा आई मतलब इतना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा, तो आप देखिए आपकी इनकम क्या हो गई, यहां पर आ गई, नेशनल इनकम क्या आ गई, यहां पर आ गई। ठीक है, इसको 1 लिख देता हूं। तो ये जो चेंज आया है, ये डेल्टा वाई, यही जो है इसके रेशो को और जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इसके रेशो को ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। तो ये आपका डायग्राम के भी यहाँ पे मल्टीप्लायर, ठीक है, दिखाया गया है। अच्छा, अब देखिए मल्टीप्लायर निकालने के आप सबके 3 फॉर्मूले हैं। k इक्वल टू, अभी हमने लिखा था डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, k इक्वल टू 1 बाई एमपीएस और k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं आप सबके मल्टीप्लायर निकालने के। अब मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो देखिए देखते हैं कि भाई मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो सबसे पहली बात, तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 से कम नहीं जाएगी, है। अभी हम देखेंगे कि वो कैसे होती है। फिर उसका मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू, तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब वो कैसे होती है जरा सिंपली समझिए कि मान लीजिए, जैसे हम इस फॉर्मूले को यूज करके जो है देखेंगे। मान लीजिए कि अब एमपीसी क्या होता है, आप सबको हमने जो पीछे वाली वीडियो जिन्होंने देखी उनको पता होगा कि भाई इनकम में जो इंक्रीमेंट होती है, ठीक है, तो उसके साथ आप कितना कंजप्शन कर रहे हो। ठीक है, उस इंक्रीमेंट वाली इनकम में से आप कितना कंजप्शन कर रहे हो। तो सिंपली मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 1। वो कब होगी, जब आपकी इनकम बढ़ी। नॉर्मली जो हाउस होल्ड हैं या जो भी हैं उनकी इनकम बढ़ी। ठीक है, तो इनकम बढ़ने के बाद आपने उस बढ़ी हुई इनकम में कोई कंजप्शन नहीं किया, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। देखिए सिंपल क्या है कि भाई 1/1 और एमपीसी आपकी 0, मतलब आपने कोई कंजप्शन नहीं किया। तो 0 एमपीसी अगर 0 होगा तो क्या होगा, 1/1 इक्वल टू मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 1। ठीक है, अब मैंने मैक्सिमम वैल्यू की बात की थी, तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने कहा था इनफिनाइट। तो अब इनफिनाइट कैसे होगा कि जो भी आप एमपीसी जो है जितनी टोटल होती है, मतलब आप कुछ सेविंग नहीं कर रहे हैं। एमपीएस क्या है, कुछ भी नहीं है। एमपीसी जितनी भी आपकी इनकम थी वो पूरा खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी इनकम इंक्रीज हुई थी वो पूरा खर्च कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, इनफिनाइट होगा। सिंपली हमने इससे पहले भी बात किया था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो अब अगर इसको एमपीएस कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब 0 है, तभी तो पूरा खर्च करेंगे ना, तो मैक्सिमम तो 1 होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे निकलेगा ये कि भाई इनफिनाइट कैसे होता है कि यहाँ पर मैंने कहा कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। और जब आप सारा खर्च कर देंगे, ठीक है, सारा खर्च कर देंगे, ये आ गया 1 - 1। ठीक है, टोटल कितना होता है भाई, एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अगर एमपीसी क्या है, 1 है, तो एमपीएस क्या होगा, 0 होगा सिंपली। ठीक है, तो सारा खर्च कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब 1/0, और जब 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफिनाइट आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इनफिनाइट होगी, मतलब कितनी भी निकल सकती है, ध्यान रखना। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 से कम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट था। आई होप आप सबको मल्टीप्लायर समझ में आ गया होगा। इस मल्टीप्लायर के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रैक्टिकल के हैं, तो आप सब इसको जो है उतार लीजिए, देख लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप सबके एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।